अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? हेलो, सब जी लोगों को सर आ आवाज आ रही रही है। है मेरी? अच्छा। जी सर आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है पहले 6 लेक्चर्स के लिए। तो जिसके भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और वन बाय वन क्वेश्चन जो है वो पूछें। क्वेश्चन पूछने के साथ आपने मुझे लेक्चर नंबर बताना है कि किस लेक्चर में से आप पूछना चाह रही हैं, ताकि मैं स्लाइड्स जो है वो ओपन करूं और स्क्रीन शेयर करके आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूं, और साथ में आपने स्लाइड नंबर भी बताना है। चलिए शुरू करें प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। सर अभी स्टूडेंट्स काम में है। बेटे जो भी हैं, जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछने हैं, वो पूछ लें। मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो वो सबके साथ शेयर हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट करें। सर ये लेक्चर नंबर 2 और स्लाइड नंबर 15 में एटॉमिक एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन, सर ये थोड़ा समझा दिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा यस सर। हूँ। स्क्रीन नजर आ रही सब लोगों को? यस जी सर। अच्छा, इसमें एटॉमिक और कंपाउंड प्रोपोजिशन से मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सकें स्मॉलर पार्ट्स, उसको आप कहते हैं कि वो एटॉमिक प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जांपल इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आई वेंट टू लाहौर, आई गॉट एन ए ग्रेड इन सम सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह की हैं फॉर एग्जांपल। और जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो ऐसी प्रोपोजिशंस होंगी जिसमें एक से ज्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस जो हैं उनको आपने यूजिंग डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आपने जोड़ा हुआ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि आई विल गेट एन ए ग्रेड और आई विल गेट अ बी ग्रेड, तो ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन नहीं है। इसमें दो प्रोपोजिशन है, आई विल गेट ए ग्रेड, आई विल गेट बी ग्रेड। इसको आपने एक्सक्लूसिव आर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी प्रोपोजिशंस जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सकें वो आपकी एटॉमिक प्रोपोजिशंस होती हैं। और ऐसी प्रोपोजिशंस जिनको आप ब्रेक डाउन कर सकें टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, उनको जो है वो आप जो है वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर, थैंक यू। सर स्लाइड नंबर 16 इसी की लेक्चर नंबर 2 बिटवाइज ऑपरेशन का मेन पर्पस क्या है? बिटवाइज ऑपरेशन का मेन पर्पस बेटा ये है कि जो लाइक ज्यादातर ऑपरेशंस होते हैं ना आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो आप परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो सेट फाइनाइट सेट्स होते हैं उनको भी आप
यूजिंग बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, और डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं बिट वाइज ऑपरेटर से ही आप जो है वो डिफरेंट सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, लाइक आप ये कहते हैं कि आपके पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट हम उसको कह देते हैं, जो कि पहले 10 इंटीजर्स का है, 1 से लेकर 10 तक। तो आपके यूनिवर्सल सेट का साइज जो होगा वो 10 होगा, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 10 बिट्स के साथ, और वो सारे बिट्स जो है वो ऑन होंगे, ठीक है, लाइक सारे जो है 111 होंगे। अगर आप उसको एक सबसेट जो है वो लेना चाहते हैं, लाइक आप ये कहते हैं कि 1 से 10 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट क्या है, तो वो कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये 5 नंबर्स है। लेकिन उसको आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आप उसी अब यूनिवर्सल सेट को देखें, तो उसमें तो सारे 111 थे, 10 आपके पास बिट्स थे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका पहला बिट जो है वो 0 है, क्योंकि पहला बिट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1 के साथ, 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है। सेकंड बिट जो है वो 2 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 इवन नंबर है, तो 2 जो है 2 वाला बिट जो है वो 1 होगा। इसी तरह 3 वाला बिट जो है वो ऑफ होगा, 4 वाला बिट 1 होगा, 5 वाला बिट ऑफ होगा, 6 वाला बिट जो है वो ऑन होगा। तो ये जो बिट्स के साथ आप चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाद में अगर आपने सेट्स का यूनियन लेना है और उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो भी आप उनको बिट वाइज ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं। लाइक दो सेट्स का यूनियन जो है वो 2 बिट स्ट्रिंग का और होता है। इसी तरह दो सेट का अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो वो 2 बिट स्ट्रिंग जो है उनका एंड होता है, लॉजिकल एंड। उसके अलावा आपके कंप्यूटर में भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें भी डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। लाइक शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का ऑपरेटर जो है वो आप यूज करते हैं। किसी भी नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो एक दफा अगर आप उसको शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, तो वो नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो, कोई भी इंटीजर उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर आप एक दफा शिफ्ट लेफ्ट कर देते हैं, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? हेलो? जी सर, हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? अब हमारे पास इसमें पेज नंबर सॉरी? प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये किस स्लाइड नंबर पे है? लेक्चर नंबर क्या है? बेटा प्रोपोजिशनल फंक्शन का मुझे स्लाइड नंबर बताएं, मीनवाइल मैं आपको वैसे बताना शुरू कर देता हूँ कि वो होता क्या। अभी जिस तरह हमने दो प्रोपोजिशन का बात की है कि आई वेंट टू लाहौर या आई विल गेट एन ए ग्रेड, या एक प्रोपोजिशन हो सकती है आई विल गेट अ बी ग्रेड, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोली हैं, ये इस डेफिनेशन के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशंस हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्स वेंट टू लाहौर, अब एक्स की जगह पे आपने कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्स क्या है। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं उसको आप प्रोपोजिशनल फंक्शन कहते हैं। ये प्रॉब्ली 3rd या 4th लेक्चर में होगा, मुझे देखने दें जरा। 3 ये है प्रोपोजिशनल फंक्शन, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपके पास है कि लॉजिक ऑफ प्रेडिकेट जो है उसको आप जनरलाइज करते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन में। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोपोजिशनल फंक्शन बना देते हैं p ऑफ एक्स वाई जेड। p ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो फंक्शन क्या कह रहा है कि x प्लेड क्रिकेट विद y एट z। अच्छा, अब इसको अगर आप कंपेयर करें, जो जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोपोजिशन है, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि
आई वेंट टू लाहौर या आई गॉट एन ए ग्रेड, तो इनके मुकाबले में अगर आप इस स्टेटमेंट को कंपेयर करें कि एक्स प्लेड क्रिकेट विद वाई एट जेड, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है पी ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी आप ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते अनलेस यू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसी जो चीज है उसको आप कहते हैं जहां पे आपको ट्रूथ वैल्यू को हासिल करने के लिए उसमें वैल्यूज देनी पड़े, उसके पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़े, तो उसको आप प्रोपोजिशनल फंक्शन कहते हैं या प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, लाइक ये जो Yes, था sir. वो हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन था। ये वाला जो है ये हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन है, और जब हमने यहाँ पे x और y और z को वैल्यूज प्रोवाइड की हैं तो ये उसकी एक इंस्टेंशिएशन हो गई है, यानी उस फंक्शन को हमने ट्रिगर कर दिया है, उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं। अब ये वाला जो होगा p ऑफ अली यासिर और इकबाल स्टेडियम, ये जो होगा उस फंक्शन का एक इंस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये फंक्शन क्या कह रहा है, जब वैल्यूज देने के बाद ये कह रहा है कि अली प्लेड क्रिकेट विद यासिर एट इकबाल स्टेडियम, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसको आप प्रोपोजिशन कह सकते हैं। क्लियर हुआ है जी बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर Sir, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन लेक्चर नंबर 3 में है, स्लाइड नंबर 2, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन की समझ नहीं है। बेटा एक ऐसी प्रोपोजिशन, मैं वापस जा रहा हूँ स्लाइड नंबर 2 पे, मीनवाइल मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ कि टाइटोलॉजी जो है वो एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसकी वैल्यू हमेशा जो है वो ट्रू होगी। जिसको ऐसी चीज है जिसको आप कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। अब मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जी यस सर। सर। जी सर। लाइक अगर आप ये कहें कि सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, तो ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो हमेशा ट्रू रहेगी, तो बिल्कुल सर। इसकी वैल्यू कभी फॉल्स नहीं होगी। तो इस तरह की प्रोपोजिशंस जो है वो उसको आप कहते हैं कि ये टाइटोलॉजी है जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है। ऑन द अदर हैंड जो कंट्राडिक्शन है वो एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, जो हमेशा फॉल्स रहेगी। लाइक जो हमने टाइटोलॉजी की एग्जांपल दी कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको अगर आप रिवर्स कर दें और आप कहें कि सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये एक ऐसी प्रोपोजिशन की एग्जांपल होगी जो कि हमेशा फॉल्स होगी, जो कभी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो होगी टाइटोलॉजी क्या होती है और कंट्राडिक्शन क्या होती है। उससे आगे बढ़ के ये बात है कि कंटिंजेंसी क्या है। इसके इन दोनों के अलावा बाकी जो भी प्रोपोजिशंस होंगी या वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, कभी ट्रू भी हो सकती हैं कभी फॉल्स भी हो सकती हैं, तो उनको आप कंटिंजेंसी कहते हैं। ठीक है, लाइक आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, तो ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। तो सॉरी, इस तरह की जो प्रोपोजिशन है इसको आप कंटिंजेंसी कहते हैं। बेटा आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, लाइक टाइटोलॉजी की एग्जांपल है पी आर नॉट पी या पी आर ट्रू, इसकी आपको समझ आ गई है कि ये प्रोपोजिशन हमेशा क्यों ट्रू रहेंगी? यस सर। समझ आ गई है बेटे? लाइक मैं आपसे ये Yes, पूछ sir. रहा हूँ कि पी आर नॉट पी जो है ये प्रोपोजिशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये टाइटोलॉजी है। टाइटोलॉजी का मतलब ये है कि ये हमेशा ट्रू रहेगी। ये क्यों हमेशा ट्रू रहेगी, ये समझ आ गई आपको? जी सर, आगे समझ। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो इसका ट्रूथ टेबल बना के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ये प्रोपोजिशन हमेशा फॉल्स रहेगी, ये प्रोपोजिशन हमेशा फॉल्स रहेगी। इसके ट्रूथ टेबल बना के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है? लेक्चर 3 से आगे पढ़ा ही नहीं है किसी ने? सर लेक्चर नंबर सर 5 पढ़ा, में लेक्चर 4 पढ़ा। सॉरी सर लेक्चर नंबर 5 में नेस्टेड क्वांटिफायर्स
नेस्टेड क्वांटिफायर मैं खोल रहा हूँ उसको। जी स्लाइड नंबर बेटा बताइएगा। सर लेक्चर नंबर 5 है। स्लाइड नंबर 8 सर। स्लाइड नंबर 8। अच्छा बेटा ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर की एक एग्जांपल है। नेस्टेड क्वांटिफायर, अब ये देखिए हमारे पास एक प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशनल फंक्शन है जिसमें दो फ्री जो है वो फ्री वेरिएबल है एक्स और वाई, यानी इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब फ्री वेरिएबल्स को वैल्यू देने के दो तरीके हैं, जिस तरह हम आपने इसी लेक्चर्स में देखा होगा। एक तो तरीका ये है कि आप उसको डायरेक्ट वैल्यू दे दे, लाइक एक्स को कोई वैल्यू दे दे, वाई को दे दे। और दूसरा तरीका ये है कि आप उनको क्वांटिफायर के जरिए जो है वो वैल्यू दे। ठीक है। अब क्वांटिफायर में क्या होता है कि जब आप उसको क्वांटिफायर देते हैं तो दो तरह के क्वांटिफायर यूजुअली हम यूज करते हैं। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जब आप उसके साथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल एक्स, एल ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि एल ऑफ एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। ये वो चीज है जिसको हम असर्ट कर रहे हैं कि एल ऑफ एक्स वाई जो है वो दैट मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। और ये स्टेटमेंट इन फैक्ट या इन ऑन ग्राउंड कब ट्रू होगी? जब जो चीज हम असर्ट कर रहे हैं वो ट्रू है। और फॉल्स कब होगी? जब एल ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसी एग्जांपल में सिर्फ यहाँ पे एक क्वांटिफायर लगाया फॉर ऑल एक्स एल ऑफ एक्स वाई। इसमें मसला ये हुआ कि एक्स को तो आपने वैल्यू दे दी यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर, लेकिन वाई जो है ये स्टिल आपका फ्री वेरिएबल है। इसको भी अभी आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ऑल एक्स एल ऑफ एक्स वाई जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो तब भी आप यही कह सकते हैं एट मोस्ट कि एवरीवन मेक्स द लिविंग बाय डूइंग जॉब वाई। वाई जो है अभी भी आपका फ्री वेरिएबल है, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल है। अब उस फ्री वेरिएबल को भी हम जो है वैल्यू एक क्वांटिफायर के जरिए देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स यानी एवरीवन, और फॉर सम वाई यानी सम जॉब, कि एवरीवन मेक्स अ लिविंग बाय डूइंग जॉब वाई। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। उसके अलावा अगर आपने फर्दर कोई इसकी एग्जांपल वगैरह देखनी है तो वो भी मुझे बता दें। हेलो। यस सर, आप एक डिफाइन कर दें। क्या कर दूं? एग्जाम्पल को डिफाइन कर दें आप थोड़ी सी आगे। अच्छा। अच्छा मैं ये स्लाइड जो है ये आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डोमेन डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो होती है वो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी होगी। मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं कि फॉर ऑल एक्स या फॉर ऑल वाई या फॉर सम एक्स फॉर सम वाई, तो उसमें जो हमारे फ्री वेरिएबल्स होते हैं उसकी डोमेन हम लाजमी बताते हैं। डोमेन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो आपका जो प्रोपोजिशन है आफ्टर क्वांटिफिकेशन उसकी ट्रुथ वैल्यू के ऊपर बड़ा उसका इफेक्ट होता है। ठीक है। तो डोमेन जो है वो हम लाजमी बता रहे होते हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रेडिकेट है कि पी ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है ये 0 के बराबर। ठीक है। अगर एक्स और वाई की डोमेन जो है वो आर के बराबर है, एक्स और वाई की डोमेन आर के बराबर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x भी अपनी वैल्यूज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से एज्यूम करेगा, y जो है वो भी अपनी वैल्यूज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, जब हम ये कहेंगे कि फॉर एवरी x एंड फॉर एवरी y p ऑफ x y, तो हम ये कह रहे हैं कि तमाम x और तमाम y के लिए x और y का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। अब खुद इस बारे में सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स आप लें और उनका प्रोडक्ट करें तो वो 0 के बराबर आए? अगर ऐसा है तो इसको ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा इंस्टेंस आपको मिल जाना चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है।
वो जो इंस्टेंस होगा उसको आप कहेंगे कि वो काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर आप इसको फॉल्स कह देंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि एक रियल नंबर फॉर एग्जांपल 7 है, एक रियल नंबर जो है वो 5 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ये तो 0 के बराबर नहीं आता। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट का मतलब ये है कि ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ y सच दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये कह रही है कि हर एक जो x की वैल्यू है, यानी हर रियल नंबर के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज वन रियल नंबर, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर x देयर इज वन रियल नंबर y सच दैट x into y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि हर रियल नंबर के लिए क्या एक नंबर होगा कि उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि मैथ में आपके पास एक जो है वो 0 एक नंबर होता है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। तो लाइक मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास y की वैल्यू मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं किसी भी x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई भी रियल नंबर x होगा, तो मेरा जो आंसर है वो 0 के बराबर आ जाएगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ। लाइक मैं अगर 0 को y की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ और x की वैल्यू मेरी कोई भी होती है, 1 है, 2 है, 1.1 है, 0.001 है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। यानी हर एक x के लिए मेरे पास एक नंबर ऐसा है कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के बराबर आता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरी प्रोपोजिशन ट्रू है। पिछली को हमने ये देख लिया था कि वो फॉल्स है, वो फॉल्स क्यों है उसका बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि देयर इज सम रियल नंबर x सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर y अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 0 आ जाएगा। इसमें आप y की जगह पे x की वैल्यू अगर 0 रख दे, लाइक आप 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी y कर दें, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ y, तो आपको पता है कि ये 0 के बराबर ही आएगा। तो ये प्रोपोजिशन भी आप ये कहेंगे कि ये ट्रू है कि आपके पास x का जो x की जगह पे अगर आप 0 पुट करें तो एक रियल नंबर ऐसा है कि किसी भी y से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 आ जाएगा। तो लास्ट जो प्रोपोजिशन है उसमें आप ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम x एंड देयर एग्जिस्ट सम y, के उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। यानी आपको सिर्फ एक पेयर चाहिए इसको ट्रू कहने के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रख दे, y की 1 रखते हैं, y की 0 रख दे, x की 1 रख दे, तो किसी भी कॉम्बिनेशन से आप करेंगे तो आपके पास इनका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा और आप ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि फॉर ऑल x एंड सम y p of xy is not always equivalent to for all x for some y p of xy, ठीक है। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल की है उसमें तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी दोनों की ट्रुथ वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, लेकिन ये हमेशा ऐसे होता नहीं है, ठीक है। इसको देखने के लिए एक और एग्जांपल देखें कि लेट p of xy इज इक्वल टू, वो इस चीज को असर्ट कर रही है कि x और y का जो एडिशन है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे फॉर ऑल x एंड सम y p of xy, तो इसका मतलब क्या होगा? फॉर ऑल x देयर इज y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है इसको देखते हैं कि फॉर ऑल x, अभी हम डोमेन ऑफ x और y जो है ये रियल नंबर ही अज्यूम कर रहे हैं कि x और y की दोनों की डोमेन जो है वो रियल नंबर है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है इसको जरा देखें कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो 5 सपोज करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी कि उन दोनों का एडिशन जो है वो 0 आ जाए, -5, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम +1 ले लेते हैं, y की वैल्यू -1 है, उन दोनों का एडिशन 0 के बराबर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू भी 0 लेनी पड़ेगी, उन दोनों का एडिशन जो है 0 के बराबर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -10 ले लेते हैं तो y की वैल्यू +10 लेंगे और उन दोनों का एडिशन जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है।
लेकिन ये हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। सेकंड वन ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट सम x एंड फॉर एवरी y x प्लस y इक्वल्स 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपके पास एक x ऐसा है कम से कम कि उसमें आप किसी भी y को ऐड कर दें तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए नेचुरल चॉइस x की क्या है, जिसको आप फिक्स करें कि उसमें कोई भी y आप ऐड करते जाए तो रिजल्ट 0 है। 0 को ट्राई कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 होगी तो क्या y की कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो उसमें 0 ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, -1 ऐड करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिल सकेगी x की जिसमें आप कोई भी y ऐड करें तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है या ये फॉल्स है। बेटा क्लियर हो गया आपके पास नेस्टेड क्वांटिफायर्स किस तरह से काम करते हैं? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेक्चर नंबर 4 में स्लाइड नंबर जो है डोमेन एंड रिस्ट्रिक्शंस वो वाला टॉपिक समझा। मैं आपको बेटा बताता हूँ, लेक्चर नंबर 4 कह रहे हैं आप? जी सर। मैं जा रहा हूँ। स्लाइड नंबर भी बोल दीजिए। सर मेरे ख्याल में 12 हो। क्वांटिफायर एंड डोमेन रिस्ट्रिक्शंस बेटा इसकी बात कर रहे हैं? जी सर यहीं से। अच्छा बेटा इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स एंड फॉर सम एक्स। ठीक है, एक तो ये है कि हम सिर्फ ये कहें कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जनरल बात कर रहे हैं, हम जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर हम ये कहें कि पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स तो उसको कहने का तरीका जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इस चीज को कहने की कि फॉर ऑल एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज पी ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यही चीज अगर आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ कहना चाहेंगे कि पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर सम नंबर ग्रेटर देन 0 तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फॉर सम एक्स ग्रेटर देन 0 पी ऑफ एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म है ये कहने की कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, अब इसकी फिल्टरिंग जो है वो क्यों इस तरह से हुई है ये मैंने आपको उस एग्जांपल में डिटेल में समझाया है कि जब आप डोमेन की फिल्टरिंग करते हैं फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो आपका ये वाला ऑपरेटर इम्प्लीकेशन यूज होता है। जब आप फिल्टरिंग करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए तो आपका जो है ये एंड ऑपरेटर यूज होता है। ये मैंने कहाँ पे बताया, ये आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है इससे जो अगला है शायद उसके शुरू में मैंने एक एग्जांपल बताई है जिसमें वो मैक्सिको वाला एग्जांपल है कि एवरी स्टूडेंट हैज विजिटेड मैक्सिको या सम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। तो उस यस सर। दोनों सिनेरियो में मैंने बताया है कि ये इम्प्लीकेशन जो है वो कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है, और एंड ऑपरेटर जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ क्यों यूज होता है, और अगर आप यहाँ पे जो है वो इम्प्लीकेशन यूज करेंगे तो उससे वो क्यों आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा। ये क्लियर ओके हो गया सर। बेटा? यस सर। सर इसी से नीचे नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स है वो भी समझा दें। मुझे सिर्फ ना 2 मिनट दीजिएगा, मैं चार्जर कनेक्ट कर दूं, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली ओके सर। है।
अच्छा, इसके बाद आप क्या कह रहे थे? सर इससे नीचे है नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। अब बेटे नेगेशन जो है ना, इसके भी दो सिनेरियोज हैं। लाइक आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उसकी नेगेशन कर रहे हैं, या आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है उसकी नेगेशन कर रहे हैं। एग्जांपल हम ये वाली ले लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एक स्टेटमेंट है, फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो ये उसका ब्रेकडाउन है कि प्रेडिकेट आपने ये बना लिया कि p ऑफ x का मतलब है कि x हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। d यानी d का मतलब ये है कि आपकी डोमेन जो है वो इस क्लास के स्टूडेंट है। तो आप ये कहेंगे, इसका ट्रांसलेशन आपके पास ये होगा कि फॉर ऑल x p। ठीक है। अब रूल्स को सोचने से पहले हम ये देखते हैं कि इन जनरल इस स्टेटमेंट ठीक है। का नेगेटिव क्या होगा, इसकी नेगेशन क्या होगी कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। इसको अगर मैं नेगेट करना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि नॉट एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। जब मैं ये कहूंगा कि नॉट एवरी स्टूडेंट हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स या देयर इज एट लीस्ट वन स्टूडेंट्स हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। बेटा ये मैंने अभी जो बात की है ये समझ आई है आपको? Yes, sir. कि Yes, एक sir. जगह पे हम ये असर्ट कर रहे हैं कि हर एक ने जो है वो कैलकुलस पढ़ी हुई है। ठीक है। तो उसको नेगेट अगर किसी ने करना है या उसको रिफ्यूट करना है तो वो यही कहेगा जी कि एक बंदा आपके पास ऐसा है जिसने कैलकुलस नहीं पढ़ी। ठीक है बेटा, जी सर। क्लियर हुई ये बात? जी सर। तो इसका यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी है कि देयर इज सम स्टूडेंट हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। ठीक है। इसी तरह अगर मैं निगेशन करूंगा, मुझे अगली स्लाइड पे जाने दें कि शायद वहां पे एग्जिस्टेंशियल का भी हो कुछ। तो अब ये देखिए, स्टेटमेंट कंसीडर करें कि सम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। आप ये कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसे लाजमी है जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी है, या कम से कम आप ये कह रहे हैं कि देयर इज एट लीस्ट वन स्टूडेंट हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। इसको आपने निगेट करना होगा तो क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि एक भी ऐसा नहीं है जिसने कैलकुलस पढ़ी हुई है। उसको निगेट करते हुए हम यही कहेंगे ना कि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कैलकुलस पढ़ी हुई है। तो यही यहाँ पे उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी। अब इसके जो रूल्स हैं वो हमने देखे हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल ये अगर नेगेशन जो है जब भी इससे पहले आता है क्वांटिफायर से पहले, और जब ये क्वांटिफायर से आगे मूव करता है प्रेडिकेट की तरफ, तो ये क्वांटिफायर को चेंज कर देता है। यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है यूनिवर्सल में चेंज हो जाता है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा तो वो एग्जिस्टेंशियल में चेंज हो जाएगा। सही है। बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सही। Anyone with any question please? सर जैसे जैसे जी सर जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जा रहे हैं, यानी 4 से आगे ऑनवर्ड जो है ना, जरा काम टफ होता जा रहा है। बेटा ये 7 तक 7 आपको मुश्किल लगेगा। 8 और 9 जो है लेक्चर वो तकरीबन वो ये रिवीजन के हैं, क्वेश्चन आंसर के हैं, या कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं। 9 से 12 थोड़े आसान होंगे, वो सेट से और फंक्शन से रिलेटेड हैं। जनरली आई एग्री कि ये थोड़ा मुश्किल कोर्स है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इस कोर्स को सीरियसली लें, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका प्री रेक है फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अगर आपको ये कोर्स अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो आपसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम नहीं होगा। वो आपकी डिग्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। उसके अलावा ये जो
ये जो आप यहाँ पे कन्वेंशन देख रहे हैं, फॉर ऑल एक्स, फॉर सम वाई, फॉर सम जेड, और आगे प्रेडिकेट्स देख रहे हैं, तो आगे जाके आप इंशाल्लाह जब हायर डिग्रीज में जाएंगे या आप कहीं पे रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि ये अनएम्बिगुअस लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो फिर आप पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे और आपके सामने इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, वो आपको स्ट्रेंज नहीं लगेगा, वो आपको अनसीन नहीं लगेगा। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस कोर्स को जो है वो मेहनत के साथ पढ़ें। बाकी जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि इस 6 लेक्चर के बाद ना हो, नेक्स्ट वीक भी हम इसको कंटिन्यू करें, उससे नेक्स्ट वीक भी करें, और जितनी देर आपकी क्लासेस हैं उसमें हम इसको कंटिन्यू। ओके सर। सर इसका प्रैक्टिकल भी होता है या नहीं? नहीं बेटे, ये 330 का है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन नहीं सर है ये तो हमारा पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन है? बेटा लग यही रहा है, जिस तरह की सिचुएशन है कि पूरा सेमेस्टर ही शायद ऑनलाइन है। ओके सर। सर जी पेपर तो ऑनलाइन ही होता है। पेपर भी मेरे ख्याल में ऑनलाइन, मिड का तो एटलीस्ट ऑनलाइन होगा, फाइनल के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। सर रमजान में ऐसे क्लासेस होंगी या कोई शेड्यूल चेंज होगा? रमजान में जो क्लासेस हैं, क्लासेस मेरा ख्याल इसी शेड्यूल पे होंगी। बाकी ये जो सेशंस हमारे होंगे उसके लिए मैं आपसे पूछ लूंगा कि अगर आप किसी और टाइम में, लाइक अगर आप सहरी से फौरन बात कर सकते हैं तो मेरे लिए भी आसान रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम इसी टाइम पे कर लेंगे। सर सैरी के फौरन बाद तो सो जाते हैं। आईटी वालों के सारी बस तारीख के बाद कर लिया करेंगे, तब आप पढ़ के चलें वो देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में मैं आपसे कोई एक पोल बनवा लूंगा गूगल पे, तो जो ज्यादा स्टूडेंट जब कहेंगे वो तब हम कर लेंगे। नहीं तो हमारा टाइम टेबल का जो टाइम है उसमें तो हो गई। ठीक है सर। चले बेटा ठीक है, सर, नेक्स्ट मेडिकल वीक पेपर इंशाल्लाह मिलते हैं, और ऑनलाइन लेक्चर में ही क्वेश्चन आंसर सेशन में। और मैं दोबारा आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप इसको जो है वो गौर से पढ़ें, एग्जाम्पल्स जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो बुक है उसको लाजमी स्टडी करें। जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है वो बहुत अच्छी बुक है, और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने। सर वो आपके पास पीडीएफ में है? मैंने आपके साथ रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं लेक्चर्स के, यस सर। यस। उसी फोल्डर के अंदर बेटा बुक भी पड़ी हुई है, पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके सर। ये मैं अपलोड कर दूंगा आपका जो है ना। जी सर।